लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था टोट। टोट क्या होता है, जिसमें ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की जो ये क्लास है हमारी क्लास नंबर 3 है। हमने कल लाइबिलिटीज के बारे में बात करी थी कि कितनी तरह की लाइबिलिटी होती है टोट्स के अंदर। हमने कल बात किया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के बारे में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये था कि भाई अगर डिफेंडेंट का कोई मर्जी न, डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं थी, कोई उसकी इंटेंशन नहीं थी कुछ गलत करने की, बट फिर भी गलत हुआ तो उसके लिए उसको लायबल माना जाएगा। समझ आ गई? हमने कल ये बात करी थी और काफ़ी सारी हमने चीज़ें भी पढ़ी थी। हमने एक्सेप्शन भी पढ़ी थी भी कहाँ कहाँ पे वो लायबल नहीं होगा, किन किन सिचुएशन में वो लायबल नहीं होगा। आपको कल वाला समझ आ गया था सारा? हाँ सर। आज हमारे पास दूसरी वाली लायबिलिटी आती है विकरियस लायबिलिटी। विकरियस लायबिलिटीज। विकरियस लायबिलिटी होती क्या है? वैसे तो क्या होता है कि भाई देखो, अगर कोई गलत करता है काम, वो अपने काम के लिए खुद जिम्मेवार होता है ना ऐसे कि भाई अगर कोई काम करवाता है, गलत होता है किसी से काम, तो वो अपने काम के लिए खुद जिम्मेवार होता है। बट इन सम केसेस पर्सन में बी हेल्ड लायबल फॉर द टोट कमिट बाय पर्सन। बट कुछ केसेस होते हैं जहां पर अगर किसी दूसरे पर्सन ने गलत किया तो उस दूसरे पर्सन के काम के लिए आप जिम्मेवार होगे। और विकरियस लायबिलिटी कहाँ कहाँ आती है? जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होता है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होता है और पार्टनर का आपस में रिलेशन होता है। एम्प्लॉई ने कोई काम किया, एम्प्लॉई के काम के लिए एम्प्लॉयर लायबल होगा। नौकर ने कोई काम किया, नौकर के काम के लिए मालिक लायबल होगा। एजेंट ने कोई काम किया, एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। पार्टनर्स ने, अगर किसी पार्टनर ने काम किया तो पार्टनरशिप फॉर्म पूरी क्या होगी? लायबल होगी। सारे पार्टनर लायबल होंगे। समझ आ गई? विकारियस लायबिलिटी में क्या होता है? विकारियस लायबिलिटी में आप लिखो कि भाई किसी दूसरे के काम के लिए, आप किसी एक पर्सन के काम के लिए किसी दूसरे पर्सन को क्या करना? लायबल करना। उसको क्या बोला जाता है? विकारियस लायबिलिटी। किसी एक पर्सन के काम के लिए किसी दूसरे पर्सन को लायबल करना क्या कहलाता है? विकारियस लायबिलिटी। और हमने ऊपर बात की विकारियस लायबिलिटी के एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। आपने किसी को ऑथराइज किया, मान लो अंशु ने सलोनी को अपने बिहाफ पे काम करने के लिए ऑथराइज किया। अंशु ने सलोनी को बोला जाओ मेरे बिहाफ पे आप काम करने के लिए मैं आपको ऑथराइज करता हूं, आप मेरे एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। अगर एजेंट से कोई गलत काम हुआ, उसके लिए यहाँ पे अंशु क्या है? प्रिंसिपल है, सलोनी क्या है? एजेंट है। अगर एजेंट कोई गलत काम करती है तो उस काम के लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। वहां पे कौन सी लायबिलिटी आ जाएगी? विकीरियस लायबिलिटी आ जाएगी, जहां पर एक पर्सन के काम के लिए दूसरा पर्सन लायबल होता है। सलोनी के काम के लिए कौन लायबल होगा? अंशु लायबल होगी। समझ आ गई? हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये काट दो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल एंड एजेंट के, उसमें इसको सारे को काट दो, इसमें सिंपल वर्ड में ये लिख लो फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट, फॉर द
एक्ट्स ऑफ द एजेंट his principal shall be liable. His principal shall be liable. ये आएगा, इतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, यही है, क्योंकि आपका OMR बेस है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल और एजेंट में जब एजेंट कोई काम करता है तो उस काम के लिए प्रिंसिपल लाइबल होकर यहाँ पर चलता है। समझ आ गई? ओके सर। हाँ, दूसरा मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर एंड सर्वेंट, नौकर ने अगर कोई काम किया, नौकर ने कोई काम किया, नौकर से कुछ गलत हो गया, हाँ, तो उस नौकर के काम के लिए जो उसका मास्टर है, जो उसका मालिक है, वो क्या होगा? लाइबल होकर यहाँ पर चलेगा। चाहे तो वो जॉइंटली लाइबल होंगे, चाहे वो अलग अलग लाइबिलिटी उनकी यहाँ पर चलेगी। इन केस ऑफ liability of a person is depend upon his own wrongful intention or negligence. Liability is joint as well as several. In case of vicarious liability, the liability arises because of the relationship between the principal and the wrongdoer. But in case of absolute or strict liability, the liability arises out of the wrongful itself. इस केस में क्या होता है? इस केस में आप लिखो कि भाई for the act of servant, for the एक्ट, अगर सर्वेंट कोई भी काम करता है, फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट हिज मास्टर, उसका नौकर जो है वो जॉइंटली, या तो जॉइंटली लाइबल होगा, मतलब या तो जॉइंटली नौकर और मालिक दोनों लाइबल होंगे, या फिर अलग अलग लाइबल होंगे, सेवरली लाइबल होंगे। समझ आ गई? तीसरा, चौथा, एम्प्लॉयर एंड इज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कोई एम्प्लॉयर है और उसका कोई कॉन्ट्रैक्टर है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कोई काम किया, कॉन्ट्रैक्टर के कोई काम करने की वजह से कोई गलत काम हुआ, तो एम्प्लॉय लाइबल होगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये एग्जाम्पल दे रखे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। सारे एकदम से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हेडिंग पता होनी चाहिए। बिकॉज स्टडी मटेरियल में कई बार ज़्यादा दिया होता है, तो आपको पता होनी चाहिए। विकारियस लाइबिलिटी के एग्जाम्पल क्या है भाई? प्रिंसिपल और एजेंट के काम के लिए कौन लाइबल होगा? प्रिंसिपल लाइबल होगा। मास्टर और सर्वेंट के काम के लिए कौन लाइबल होगा? मास्टर लाइबल होगा। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कोई काम किया है तो कौन लाइबल होगा? एम्प्लॉयर लाइबल होगा। और अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में से एम्प्लॉई ने कोई काम किया है तो कौन लाइबल होगा? एम्प्लॉयर लाइबल होगा। तो ये सारे का सारा क्या होता है? ये सारे का सारा विकारियस लाइबिलिटी से अराइज होता है। समझ आ गई? ये काट दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब काट दो, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वही करेंगे, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ये जितना भी है दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम। ये नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम है। समझ आ गई? ये जो इस वाले में विकारियस लाइबिलिटी के अंदर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई किसी दूसरे के काम के लिए कोई दूसरा पर्सन लाइबल होता है। एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, बाकी डीपली जाके कोई फायदा नहीं है करने का, वो क्या नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े, यहां से पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है मैंने क्या बताया? सलोनी, अंशु? हाँ सर। हाँ, उसमें आप लिखो, मतलब विकारियस लाइबिलिटी के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लाइबिलिटी के लिए कौन लाइबल होगा, और आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए ताकि आप फट देसी जैसे भी आपके सामने क्वेश्चन आए आप देख के बता दो भाई इसमें तो प्रिंसिपल लाइबल होगा, इसमें एम्प्लॉयर लाइबल होगा, इसमें ये लाइबल होगा। दैट्स इट। बाकी इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। स्टडी मटेरियल के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया होता है, वो हमारे एग्जाम के पर्पज से रेलिवेंट नहीं होता।
तो एग्जाम के पर्पज से जो रेलेवेंट है वी विल डू ओनली दैट पार्ट। क्लियर है? अब क्या है, कुछ टोट कुछ रोंग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। अगर आप कुछ गलत करते हो किसी की पर्सनल सेफ्टी के लिए, किसी की फ्रीडम के लिए, वो बात कर लेते हैं। एक्शन फॉर डैमेज लाई इन द फॉलोइंग काइंड ऑफ रोंग विच आर स्टाइल्ड एज इंजरीज टू पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, एक्शन फॉर डैमेजेस। अगर आपके किसी काम की वजह से, आपके कुछ गलत करने की वजह से किसी की पर्सनल सेफ्टी या फ्रीडम को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, इंजरी हुई है, तो वहां पे डैमेजेस के लिए आप एक्शन ले सकते हो। पहली बात करते हैं बैटरी की। बैटरी का केस आता है। एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू पर्सन, any direct application of force to person of another individual without his consent or lawful justification is wrong of battery. The constitute a tort of battery. Therefore, two things are necessary: use of force, however trivial it may be, without the plaintiff's consent, without any lawful justification. ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, any direct application of the force to person, to force the person of another individual without his consent. ये कहना चाह रहा है कि जबरदस्ती किसी पर्सन को कहीं पे क्या करना, एप्लीकेशन करना। एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट। भाई किसी दूसरे पर्सन की जगह पे किसी दूसरे पर्सन को जबरदस्ती लगा देना और पहले पर्सन की कंसेंट भी नहीं लेना। अगर आप ऐसा करते हो, अगर पहले पर्सन को जिसकी जगह पे जिसकी कंसेंट भी नहीं ली गई थी उसको कोई नुकसान हो रहा है, तो इसमें क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रोंग ऑफ बैटरी। क्या बोला जाता है, रोंग ऑफ बैटरी। रोंग ऑफ बैटरी के अंदर क्या होता है कि एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल without his consent or lawful justification is a wrong battery. अगर आप बिना किसी लीगल रीजन के या बिना पर्सन की कंसेंट के या बिना पर्सन की कंसेंट के अगर आप किसी पर्सन को कहीं पे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, मान लो कहीं पे उसकी बिना मर्जी के कहीं पे उसको प्लेस कर दिया, तो उसको बोला जाता है टोर्ट ऑफ बैटरी, कि उसके साथ गलत हुआ है। ना तो उसको कोई रीजन बताया गया, ना ही उसकी पूछताछ हुई, आप जबरदस्ती उसको क्या कर रहे हो, कहीं पे प्लेस कर रहे हो, कुछ करने से रोक रहे हो जबरदस्ती, तो उसको बोला जाता है रॉन्ग फॉर बैटरी, रॉन्ग ऑफ बैटरी। समझ आ गया? अगर आप किसी पर्सन को बिना किसी लीगल रीजन के, बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के आप किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, जबरदस्ती, बाय फोर्स, जबरदस्ती उसको कहीं पे रोक रहे हो या प्लेस कर रहे हो, उसको डायरेक्ट कहीं भेज रहे हो, जिससे क्या हो सकता है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी को, सेफ्टी को नुकसान हो सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है, रॉन्ग ऑफ बैटरी। अगर मैं सलोनी की बात करूं, अगर सलोनी को बिना कुछ जबरदस्ती मैं सलोनी को ये कहूं कि नहीं आपको दिल्ली में आके क्लास लेनी है, उसकी बिना मर्जी के, ना उसकी मर्जी जाननी, ना कोई मेरे पास रीजन था, मैंने उसको बोला दिल्ली आओ क्लास लो, दिल्ली आओ क्लास लो।
अगर आप जबरदस्ती बिना किसी उसकी कंसेंट के, बिना किसी कारण के उस पर्सन पर आप जबरदस्ती कुछ भी करने के लिए कुछ थोप रहे हो, तो उसको बोला जाता है रोंग ऑफ बैटरी। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। दूसरा, असोल्ट। असोल्ट क्या होता है? Assault is any act of defendant which directly cause the plaintiff immediately to apprehend a contact with his person. Thus, then the defendant by his act create a apprehension in the mind of the plaintiff that he is going to commit battery against him. The tort of assault is committed. The law of assault is substantially the same as the battery, except the apprehension of contact. Note the contact itself has to be established. असोल्ट क्या होता है? इसमें तो क्या होता है? इसमें तो कमिट होता है, इसमें तो गलत होता है, इसमें तो कुछ कमिट होता है, बट इसमें क्या होता है? कुछ गलत करने की आशंका होना। अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरे साथ वो पर्सन कुछ गलत कर सकता है जिससे मेरी पर्सनल सेफ्टी, जिससे मेरी फ्रीडम को नुकसान हो सकता है, अगर आप इस तरह से लगता है तो उसको क्या कहते हैं? असोल्ट कहते हैं। कुछ गलत करने की आशंका होना, असोल्ट। अगर आपको ये लगता है कि भाई वो पर्सन मेरे साथ कुछ गलत करेगा जिससे मेरी पर्सनल सेफ्टी या जिससे मेरी जो फ्रीडम है उसको नुकसान पहुंचेगा, तो उसको कहते हैं असोल्ट। समझ आ गया? यहाँ पे क्या होती है? एप्रीसेंशन होती है। इट इज अ काइंड ऑफ बैटरी, इट इज अ काइंड ऑफ बैटरी, बट इसके अंदर क्या होती है? एप्रीसेंशन होती है, आशंका होती है। जहां पर एप्रीसेंशन आ जाए उसको बोला जाता है असोल्ट। समझ आ गई? हाँ, ये चीजें क्या होती है? ये आपकी पर्सनल सेफ्टी, ये आपकी फ्रीडम के लिए नुकसानदायक होती है। बैटरी का मतलब समझ आ गया कि अगर किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली क्या किया जाए, उसकी मर्जी के बिना, उसकी कोई कारण के बिना कहीं दूसरी जगह पे भेज दिया जाए, उसको कुछ करने से रोका जाए, तो उसे बोला जाता है बैटरी। उसके ऊपर अगर किसी पर्सन के ऊपर अंकुश लगा दिया जाए, बेफालतू को उसको रोकने की कोशिश की जाए बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, उसको बोलते हैं बैटरी। असोल्ट क्या होता है? अगर आप किसी के साथ गलत करने की आशंका रखते हो, मतलब अगर दूसरे को यह लगता है कि भाई मेरे साथ गलत हो सकता है, अगर लग रहा है, तो इसको कहते हैं असोल्ट। इसको क्या कहते हैं? असोल्ट। कई बार होता है असोल्ट का केस लगता है, कोर्ट के अंदर असोल्ट का केस लगा देते हैं। असोल्ट का मतलब होता है कि भाई ये पर्सन मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। बोडली हार्म। बोडली हार्म क्या होता है? बोडली हार्म, ए विलफुल एक्ट ऑफ डिफेंडेंट calculate to cause physical harm to plaintiff and in fact causing a physical harm to him is a tort। अगर कोई पर्सन डिफेंडेंट होता है, जो गलत करता है वो डिफेंडेंट होता है, डिफेंडेंट प्लेंटिफ के साथ कुछ गलत उसको फिजिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई चोट देने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ जिससे उसकी मतलब ये है कि उसको कोई नुकसान देने की कोशिश कर रहा है, वो भी फिजिकल नुकसान, उसको कोई चोट देने की कोशिश कर रहा है, किसी से कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल हार्म। फिजिकल हार्म समझ आ गई? और ये भी किस में आता है? ये भी टोट ऑफ पर्सनल सेफ्टी ऑफ फ्रीडम के अंदर आता है। क्लियर है? हाँ। फॉल इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? फॉल इम्प्रिजनमेंट, अगर आप किसी पर्सन को बिना किसी रीजन के, फॉल इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होता है अगर किसी पर्सन को
बिना किसी रीजन के, बिना किसी रीजन के जेल में डाल दिया जाए। अगर किसी पर्सन को बिना किसी रीजन के कुछ टाइम के लिए जेल में डाल दिया जाए, तो इससे क्या होता है, उसकी पर्सनल लिबर्टी को, उसकी पर्सनल फ्रीडम को नुकसान होता है, उसकी पर्सनल फ्रीडम को नुकसान होता है। तो इस तरह की चीज को बोला जाता है फुल इम्प्रिजनमेंट। अगर आप किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, बिना किसी लीगल कारण के, बिना किसी, आपके पास कोई कारण नहीं है, आपने पकड़ के किसी पर्सन को जेल में डाल दिया है और आपके पास कोई रीजन भी नहीं था, तो ऐसी अगर आप किसी की फ्रीडम को रोकते हो तो उसे बोला जाता है फुल इम्प्रिजनमेंट। गलत तरीके से किसी को जेल में डालना फुल इम्प्रिजनमेंट कहलाता है। तो ये भी किस में आता है, ये भी किस में आता है, टोट टू द पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। समझ आ गई? फुल इम्प्रिजनमेंट का समझ आ गया क्या होता है? अगर बिना किसी लीगल कारण के, बिना किसी रीजन के आप किसी को जेल में डाल दें, मान लो आप में से पुलिस आई और पकड़ के जेल में डाल दिया, आपको बताया भी नहीं कि भाई क्यों डाला है, किस रीजन से डाला है। हाँ, इससे क्या होता है, आपके फंडामेंटल राइट को नुकसान हो रहा है। अगर कुछ ऐसा होता है, इसको बोला जाता है फुल इम्प्रिजनमेंट। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब आता है मोलिशियस प्रोसिक्यूशन। मोलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? मोलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है, मोलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन, आप साथ में नोट कर रहे हो ना जो मैं बता रहा हूं? हाँ सर। हाँ, साथ के साथ लिखते रहो ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपका OMR बेस पेपर है। OMR बेस पेपर में आपको बस समझना है कि भाई आपका वो लिखने वाला पेपर तो है नहीं, आपको तो सिर्फ टिक मार्क करना है, बट आपको ये पता होना चाहिए ना पहले कि मीनिंग क्या है इसका। तो शॉर्ट में साथ में लिख लिया करो ताकि पढ़ते ही आपको समझ आ जाए कि भाई हाँ, इसका ये मीनिंग है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं। मोलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? मोलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन instigating judicial proceeding against another maliciously and without reasonable and probable cause, which terminate in favor of that order and which result in damage of his reputation, personal freedom or property. Malicious prosecution का मीनिंग होता है किसी भी पर्सन के खिलाफ बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के उसको क्या करना, उसको केस। अब ये होता है ना, कई बार क्या होता है कि भाई किसी को बिना किसी कारण में कोर्ट में बुला लिया जाता है, उसको केस के अंदर धकेल लिया जाता है, ताकि चाहे उसका केस से कोई लेना देना भी नहीं था, बट उसकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, उसकी पर्सनल फ्रीडम को डैमेज करने के लिए, अगर गलत तरीके से किसी पर्सन को बिना किसी कारण के किसी केस के अंदर, इसमें लिखो मोलिशियस प्रोसिक्यूशन में, अगर किसी पर्सन को बिना किसी रीजन के, किसी पर्सन को बिना किसी रीजन के किसी केस के अंदर धकेल दिया जाए, अगर किसी पर्सन पर बिना किसी रीजन के किसी केस के अंदर धकेल दिया जाए, उसके ऊपर अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग ऐसे ही चला दी जाती है जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन पे, उसकी पर्सनल फ्रीडम पे, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो उसे बोला जाता है मोलिशियस प्रोसिक्यूशन। सलोनी, अगर जैसे सलोनी है, सलोनी ने कुछ गलत नहीं किया, सलोनी अपने पास है,
मान लो कोर्ट का नोटिस आ गया सलोनी के पास कि भाई इस डेट पे आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा आपके, और उसके ऊपर कार्रवाई चला दी जाए, कोई भी केस चला दिया जाए बिना किसी कारण के, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन को, उसकी फ्रीडम को नुकसान हो रहा है, तो इसको भी बोला जाता है टोर्ट ऑफ क्या, पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। तो ये भी उसकी पर्सनल सेफ्टी के लिए और उसकी फ्रीडम के लिए गलत होता है, उसकी रेपुटेशन यहाँ पे क्या होती है, खराब होती है। समझ आ गई? हाँ सर। हाँ। और इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं? देयर मस्ट बी हैव प्रोसिक्यूशन ऑफ प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट, देयर मस्ट बी हैव अ प्रोसिक्यूशन ऑफ प्लेंटिफ बाय डिफेंडेंट, देयर मस्ट हैव बीन वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज ऑफ दैट प्रोसिक्यूशन, the defendant must have acted maliciously, the plaintiff must have suffered damage as a result of prosecution, the prosecution must have terminated in favor of plaintiff। ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई मान लो एक पर्सन ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ केस कर दिया, मिस्टर बी ने गलत तरीके से क्या किया, मिस्टर ए को फंसा दिया कुछ गलत तरीके से। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि भाई मिस्टर ए ने, कोई एक पार्टी होती है, वो विलन को केस करती है, लेकिन विलन कुछ गलत करके ए को ही फंसा देता है। अगर आप किसी को बिना किसी कारण से कोर्ट के अंदर ऐसे फंसा रहे हो तो उसे बोला जाता है मोलिशियस प्रोसिक्यूशन। समझ आ गई? हाँ। पॉइंट नंबर एफ, नर्वस शोक क्या होता है? नर्वस शोक क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज comparatively of a recent origin. It provides relief when a person may get physically injured not by the impact, that is by stick, by bullet or sword, but merely by nervous shock. Through that he has been seen and heard. Causing of nervous shock itself is not enough to make it an actionable tort. Some injury or illness must take place as a result of emotional disturbance, fear or sorrow. कई बार क्या होता है, नर्वस शोक होता है। भाई नर्वस शोक क्या होता है? एक तरह से आपने, मान लो किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को इतना धमका दिया, इतना धमकाया, इतना उसको टॉर्चर किया कि उसको क्या हो गया, वो नर्वस हो गई, उसको नर्वस शोक आ गया, वो डर गई। कोई होता है ना, कई बार किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाए तो वो एकदम से डर जाता है, या किसी बच्चे को धमका दिया जाए, कोई गुंडा आके किसी बच्चे को धमका दे तो वो डर जाता है वो। अगर किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के कुछ करने की वजह से नर्वस शोक हुआ है, डर उसके अंदर डर बैठ गया है, तो इसे भी क्या बोला जाएगा, टोर्ट ऑफ पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम बोला जाएगा। आपने फिल्मों के अंदर भी देखा गया होगा, कई बार कोई लेडीज हो गया, कोई बच्चे हो गया, डरा रहता है बहुत ज्यादा, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो वो बिल्कुल डरा रहता है, बिल्कुल ऐसे सहमा रहता है, उसको बोलते हैं नर्वस शोक होना। बेशक उसके साथ कोई मारपिटाई ना हुई हो, बट एक तरह से वो नर्वस शोक के अंदर चला गया है। अगर नर्वस शोक भी अगर हो रहा है तो नर्वस शोक भी क्या होता है, एक तरह से टोट माना जाएगा, उसको टोट माना जाएगा नर्वस शोक को भी। समझ आ गई? नर्वस शोक समझ आ गया कैसे होता है? जैसे एक कोने में बैठा हुआ बंदा, बड़ा कोई भी लेडीज है, लेडीज के साथ कुछ, मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मूवी के अंदर आप देखते होंगे किसी लेडीज के साथ विलन लोगों ने कुछ गलत करने का कोशिश किया, वो डर गई, वो सहम गई, और वो एक कोने में जाके बैठी हुई, बिल्कुल डरी डरी बैठी हुई है। उसको क्या हुआ है, उसको नर्वस शोक हुआ है। अगर नर्वस शोक हुआ है
तो उसको क्या बोला जाएगा? टोट बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? टोट बोला जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े? कोई डाउट? सलोनी समझ आ रहा है? अंशु समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ, साथ ही साथ नोट करते चलना, जो भी मैं बता रहा हूँ हिंदी में ही नोट कर लेना बेशक, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है ये चीज। पढ़ तो आप लोगे, पढ़ने का कुछ नहीं है, पढ़ लोगे आप, वो तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि है क्या। डिफामेशन क्या होता है? डिफामेशन किसी के नाम को खराब करने की कोशिश करना। किसी के नाम को खराब करने की कोशिश करना। अगर आप किसी की रेपुटेशन पर अटैक करते हो, आप किसी का नाम खराब करने की कोशिश करते हो, उसको बोला जाता है डिफेमेशन। भाई अगर आपने कुछ ऐसा बोला, आपने कोई ऐसा काम किया जिससे किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन जो है क्या हो रही है? खराब हो रही है, तो वो भी क्या क्या होता है? उसको भी बोला जाता है टोर्ट ऑफ पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। तो अगर मैं बात करूं आपसे, टोर्ट टू पर्सनल सेफ्टी के अंदर क्या क्या आता है? टोर्ट टू पर्सनल सेफ्टी के अंदर बैटरी, असोल्ट, बोडली हार्म, किसी को फिजिकली हार्म करना, ये आता है। और क्या क्या आता है? फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मोलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्व सोक, डिफामेशन। डिफामेशन समझ आ गया? अगर आप किसी का नाम खराब करने की कोशिश करते हो, अगर आप किसी के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट बोलते हो कि उसका क्या हो रहा है? नाम खराब हो रहा है, तो इससे क्या होता है? डिफामेशन होके यहाँ पर चलता है। किसी का नाम खराब होना डिफामेशन होके यहाँ पर चलता है। समझ आ गई? क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। डिफामेशन इज अटैक ऑफ रेपुटेशन ऑफ पर्सन। किसी की पर्सन की रेपुटेशन पे अटैक करना। इट मीन्स दैट समथिंग इज सेड और डन बाय अ पर्सन विच अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ अनदर। अगर कोई पर्सन कोई ऐसा काम करता है या कोई ऐसी चीज बोलता है जिससे क्या होता है? किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन पर असर होता है, तो उसे बोला जाता है डिफेमेशन। डिफेमेशन इज अ publication of statement which tend to lower a person in the estimation of right thinking member of society generally, or which tend to make them shun or avoid that a person। ये कहना चाह रहा है कि भाई कोई ऐसी स्टेटमेंट आप पब्लिक में देते हो जिससे किसी दूसरे पर्सन की जो रेपुटेशन है उसमें क्या होता है? नुकसान होता है, कोई गलत चीज होती है, तो ये सारे क्या होते हैं? डिफेमेशन होते हैं। और डिफेमेशन दो तरह से होती है, लिबल डिफेमेशन, लैंडर डिफेमेशन। लाइबल डिफेमेशन क्या होता है? लाइबल डिफेमेशन का मीनिंग होता है किसी की कोई पिक्चर, कोई कैरिकेचर, कोई सिनेमा फिल्म, किसी का कोई स्टैचू, कुछ भी कुछ बनाना, किसी का कोई पुतला बना के खड़ा कर देना। तो ऐसे अगर कुछ आप फनी बनाते हो किसी का, आप कोई फनी बनाने की कोशिश करते हो किसी का, लाइबल डिफेमेशन, उसे लाइबल डिफेमेशन कहते हैं। समझ आ गई? तो उसे क्या कहते हैं? लाइबल डिफेमेशन कह के यहाँ पर चलते हैं। अगर आप किसी का कोई पुतला, कोई फनी वो मीम बनाते हो या कोई किसी का कुछ बनाते हो, तो उसे क्या बात कहते हैं? लाइबल क्या कहते हैं? डिफेमेशन कहते हैं। लैंडर डिफेमेशन क्या होता है? लैंडर इज अ पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट। आपने पब्लिक के अंदर, आपने मान लो पब्लिक के अंदर खड़े हुए किसी का मजाक बनाया, किसी का नाम यूज करके मजाक बनाया, वो अगर उसको लगता है कि भाई मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है? डिफेमेशन का केस कर सकता है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? एनी नो डाउट? सर। ओके। रेमेडीज क्या क्या होती है टोट्स के अंदर? अगर आप गलत करते हो कुछ,
अगर कोई किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उस केस में क्या क्या रेमेडी रहेगी, रेमेडीज की बात कर लेते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो क्या क्या रेमेडी रहेंगी, उस रेमेडीज की बात कर लेते हैं। 3 टाइप ऑफ जुडिशियल रेमेडी आर अवेलेबल टू प्लेंटिफ इन एन एक्शन फॉर टोर्ट नेवली। क्या क्या रेमेडी रहेंगी? डैमेजेस, आप क्या कर सकते हो? डैमेज ले सकते हो। आपको अगर कोई नुकसान हुआ है, कोई इंजरी हुई है, आप डैमेज ले सकते हो, आप उसको कंपनसेशन ले सकते हो। किसी दूसरे पर्सन के गलत करने की वजह से, किसी दूसरे पर्सन के टोट की वजह से, है ना, आपको कोई नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? उस नुकसान की भरपाई के लिए डैमेज ले सकते हो, कंपनसेशन ले सकते हो। दूसरा, इंजेक्शन, आप कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हो कि उस पर्सन को बोला जाए, उस पर्सन को कुछ करने से रोका जाना। इंजेक्शन, अगर कोई पर्सन कोई गलत काम कर रहा है तो कोर्ट से आप उसके अगेंस्ट क्या ले सकते हो? इंजेक्शन ले सकते हो। इंजेक्शन का मीनिंग होता है रोकना, रोक सकते हो उस पर्सन को, रोकना। तीसरा, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ए पर्सन में बी आस्क्ड टू रिस्टोर प्रॉपर्टी अंडर द स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो पर्सन क्या कर सकता है? अपनी प्रॉपर्टी को रिस्टोर कराने के लिए बोल सकता है कि नहीं, मुझे तो, अगर मान लो अंशु और सलोनी, अंशु ने सलोनी का मोबाइल फोन तोड़ दिया, तो सलोनी के पास रेमेडी ये है कि सलोनी अंशु को बोल सकती है कि मुझे दूसरा मोबाइल ला के दो। समझ आ गई? या इसको ठीक करा के दो या दूसरा मोबाइल ला के दो। ये किसके पास रेमेडी है? सलोनी के पास रेमेडी है। अगर अंशु कुछ गलत करती जा रही है, गलत करती जा रही है, तो अंशु के पास क्या रेमेडी है कि सलोनी को रोक सकती है। या फिर अंशु के सलोनी के पास रेमेडी है यहाँ पे, अगर अंशु कुछ गलत कर रही है, मोबाइल फोन अंशु ने तोड़ दिया, तो सलोनी के पास रेमेडी है कि वो डैमेज भी ले सकती है, पैसे ले सकती है इससे कि भाई मुझे मेरे पैसे दो। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी क्या होती है? कई बार क्या होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे पर्सन अपना बचाव करने की कोशिश करता है। अब कोई आपको मारने आ रहा है, आपको मारने आ रहा है, वहां पे आप ये थोड़ी देखोगे कि मैं तो कोर्ट में जाऊंगा आपके खिलाफ। आप अपनी हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे ना, सेल्फ डिफेंस करोगे, रोकने की कोशिश करोगे उसको, है ना। अगर आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश तो करोगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे ना। ऐसा तो नहीं कहोगे ले मार दे मुझे, मैं तो तेरे को कोर्ट में देखूंगी। अगर मान लो ए और बी में लड़ाई हो गई, ए बी की ओर चाकू लेके आ रहा है, चाकू मारने की कोशिश कर रहा है, बी कहता है कि ले तू मेरे को चाकू मार दो, मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगी। ऐसा कह सकती है वो? अगर बची नहीं फिर? तो कई बार एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी होती है। बी के पास रेमेडी है कि वो अपना प्रोटेक्शन कर सकती है, सेल्फ डिफेंस में वो उसके अगेंस्ट कुछ भी कर सकती है, अपने आप को बचाने के लिए वो सेल्फ डिफेंस कर सकती है अपना। समझ आ गई? वो अपने आप को पहले बचाने की कोशिश करेगी, सेल्फ डिफेंस। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में सेल्फ डिफेंस आता है। सेल्फ डिफेंस मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे बी को ए को मारना ही क्यों ना पड़े, मारे। समझ आ गई? प्रिवेंशन ऑफ ट्री पास। ट्री पास क्या होता है? ऑक्यूपायर ऑफ लैंड एनी पर्सन विद हिज अथॉरिटी मे यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रिवेंट trespass entering to eject them, but the force should be reasonable for the purpose। ये कहना चाह रहा है ट्रेसपास का मतलब होता है एन ऑक्यूपायर ऑफ लैंड और एनी पर्सन
with his authority may use reasonable force to prevent trespassing, entering or eject them, but the force should be reasonable. भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई ओनर ऑफ लैंड का ओनर अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जो लैंड का ओनर है क्या कर सकता है, अपनी लैंड पे अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, बट वो रिस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। तीसरा, री एंट्री ऑन लैंड, पर्सन wrongfully dispose of land may retake possession of land if he can do so in peaceful and reasonable manner। ये कहना चाह रहा है कि अगर एक पर्सन wrongfully डिस्पोज कर रहा है, wrongfully किसी लैंड को बेच रहा है या क्या कर रहा है, वो क्या कर सकता है, अपना पोजेशन रीटेक कर सकता है इफ ही कैन डू सो इन अ पीसफुल एंड रीजनेबल मैनर। अगर किसी की लैंड को धोखाधड़ी के साथ डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, किसी की जमीन को धोखाधड़ी के साथ बेच दिया गया, तो जिसकी जमीन को बेचा है वो अपनी जमीन को वापस ले सकता है, अगर वो अच्छे तरीके से शांति से अपनी जमीन को क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। समझ आ गई भाई? Yes, sir. हाँ, सलोनी की कोई प्रॉपर्टी थी, सलोनी की प्रॉपर्टी को धोखाधड़ी से बिकवा दिया गया, तो सलोनी के पास रेमेडी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकती है। उसके बाद क्या है, रिकैप्शन ऑफ गुड। इट इज नाइदर अ क्राइम नोर अ टोट फॉर अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोसेशन ऑफ cattle to take it either peacefully or by use of reasonable force from one who wrongly taken or is wrongfully owned। ये कहना चाह रहा है अगर किसी गुड को किसी पर्सन ने आपसे wrongfully ले लिया है, गलत तरीके से ले लिया है, जबरदस्ती ले लिया है, तो आपके पास रेमेडी है कि आप या तो आराम से या फिर रीजनेबल फोर्स से, जोर जबरदस्ती से आप अपनी गुड को क्या कर सकते हो, वापस ले सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। हाँ। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, ऑक्यूपायर ऑफ लैंड में lawfully abate any nuisance injurious affecting it, thus he may cut overhanging branch as spreading root from the neighbors। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस का मीनिंग क्या है, एक दीवार है, दीवार के इस साइड अंशु का घर है, दीवार के उस साइड सलोनी का घर है। अंशु के घर के अंदर एक पेड़ है जिसकी ब्रांच सलोनी के घर में आती है, और सारा दिन सलोनी के घर में पत्ते वत्ते गिर के क्या होता है, कबाड़ा हुआ रहता है। तो सलोनी क्या कर सकती है, उसके पास रेमेडी है कि भाई वो अंशु के पेड़ के उस ब्रांच को काट सकती है जो उसके घर में है। समझ आ गई? क्लियर है? अब पड़ोसी, कई बार होता है ना कि पड़ोसियों के घर में पेड़ लगे होते हैं और आपके घर में उन पेड़ों की वो आती रहती हैं, ब्रांच, शाखाएं आती रहती हैं, जिसकी वजह से आपके घर में जिसकी वजह से आपके घर में क्या होता है, पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं। तो आपके पास रेमेडी है, पहले तो आप बोलोगे उनको कि यार ये प्लीज है ना अपने इस साइड से ये काट दो, हमारे घर में पत्ते वत्ते गिरते हैं। अगर नहीं काटते तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उनको खुद ही काट वाट सकते हो, आपके पास रेमेडी है, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अगर न्यूसेंस मतलब अगर आपको किसी तरह से क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो उस वजह से आप क्या कर, आपका पड़ोसी है कोई, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, डेली क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, डेली झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से आप क्या होते हो, डिस्टर्ब होते हो, आप क्या होते हो, डिस्टर्ब होते हो। तो पहले तो आप या तो उनको बोलोगे, अगर नहीं बोलते फिर उनके अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हो, आपके पास रेमेडी है। समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है? हाँ। डिस्ट्रेस डैमेज
फीसेंट क्या होता है? डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। ऑक्यूपायर में lawfully seize any cattle or any cattle which are unlawfully on his land, damage there and detain them until compensation is paid for damage. The right is known as that distress damage fee to distrain things which are doing damage. Occupier may lawfully seize any cattle. मतलब ये कहना चाह रहा है डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट का मीनिंग होता है अंशु सलोनी। सलोनी के पास घर था। सलोनी के पास क्या था? घर था। उसने रेंट पे किसको दे दिया? अंशु को दे दिया। सलोनी के पास घर था, उसने रेंट पे किसको दे दिया? अंशु को दे दिया। अंशु ने देखा कि भाई ग्राउंड के अंदर बड़ा बड़ा घास हुआ पड़ा है। अंशु ने देखा कि भाई प्रॉपर्टी में कोई रहता नहीं था पहले। सलोनी ने प्रॉपर्टी अंशु को दे दी, अंशु को रेंट पे दी। अंशु ने देखा कि भाई घर के जो बाहर का एरिया है, आंगन है, उसमें बड़ा बड़ा घास उगा पड़ा है। अंशु ने वो घास क्या कर सकती है? उखाड़ सकती है। उसके पास रेमेडी है। अंशु उस घास को क्या कर सकती है? उखाड़ सकती है, सीज कर सकती है। ये उसके पास क्या है? रेमेडी है। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ हाँ भाई, एक रेमेडी दी गई है अंशु को कि भाई अगर उसको इंजरी हो रही है ऐसी कि भाई उसके घर के बाहर इतना बड़ा बड़ा कूड़ा कचरा पड़ा है या कोई बहुत बड़ा घास उगा पड़ा है, उस घास को उखाड़ दे, तो सलोनी इसमें क्या नहीं कर सकती? अंशु के खिलाफ कोई ये नहीं कह सकती कि तुमने घास क्यों उखाड़ा, तुमने घास क्यों सारा उखाड़ दिया या वो कर दिया। भाई इतना बड़ा बड़ा घास खराब हो कर रहा है सारा, वहाँ अंशु साफ सफाई कर सकती है, उखाड़ सकती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो कर सकती है। समझ आ गई? हाँ सर। हाँ, तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी वाले चैप्टर की। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी वाले चैप्टर की। प्लीज इसको पढ़ लेना आप और इसको नोट कर लेना। जो भी आपका इसमें डाउट है